हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि इसके पहले हमने आर्द्रता एवं मेघ चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने हवा की स्थिति, वाष्पीकरण के बारे में देखा था कि किस तरह से अगर वाष्पीकरण की गति पर प्रभाव डालने वाले घटक जो हैं वह शुष्कता, तापमान और हवा की गति है। और जब ये कम अधिक होते हैं तो सामान्यतः वाष्पीकरण की गति भी कम और अधिक होती है। अगर शुष्कता जो है ये कम या अधिक होगी तो तापमान भी जो वाष्पीकरण की गति है वह भी कम होगी, और अगर अधिक होगी तो अधिक होगी। तापमान अगर कम होता है या अधिक होता है तो वाष्पीकरण की गति कम और अधिक उसके अनुसार होती है। हवा की गति के अनुसार वाष्पीकरण की गति की जो मात्रा है यह उस पर घटक पर प्रभाव डालते हैं, यह भी कम और अधिक होते हैं, और उसकी वाष्पीकरण की गति भी उस पर आधारित होती है, वह भी कम और अधिक होती है। अब हम देखेंगे कि वातावरण की आर्द्रता किसे कहते हैं। तो वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। अब आर्द्रता, वायु की आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायु में वाष्प की जो मात्रा होती है हवा में, वायु अर्थात हवा, तो हवा में जो वाष्प की मात्रा होती है उसी को हम वायु की आर्द्रता कहते हैं। और वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। अब वातावरण में, जो हमारे पर्यावरण में शुष्कता है, सूखापन है या नमी पाई जा रही है, तो यह जो है आर्द्रता अर्थात वाष्प पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वातावरण की शुष्कता अथवा नमी किस पर निर्भर करती है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर होती है। वायु विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। जो हवा होती है इसका तापमान जैसा होगा उसके अनुसार वह एक सही अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। वायु जैसे जैसे ठंडी होती है उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती जाती है। जब हवा ठंडी होती है तो वो जो है वाष्प को धारण नहीं कर पाती है, उसकी क्षमता कम होती है। और इसका अर्थ है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण कर सकती है। अगर हवा जो है वह गर्म होती है तो वाष्प धारण की क्षमता अधिक होती है। जैसे कि आप देखते हो कि ठंडी में या वर्षा ऋतु में अगर आप कपड़े सूखने के लिए फैलाते हो तो वहां पर गीले कपड़े जो है वह बहुत ही देरी से सूखते हैं, क्योंकि हवा में वाष्प धारण क्षमता जो है वह कम होती है, हवा में नमी होती है। किंतु अगर आप यही चीज गर्मी में देखते हो तो हवा गर्म होती है और यहाँ पे हवा की वाष्प धारण क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण गर्मी में कपड़े जैसे ही आप डालते हो तो उसके कुछ ही समय के बाद कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें कपड़ों में जो नमी होती है वह अवशोषित कर लेती है। तो यह ध्यान में रखना है कि वायु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती जाती है, और वायु जब गर्म होती है तो उसकी वाष्प धारण क्षमता अधिक होती है। किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसकी वाष्प धारण क्षमता एवं उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो जाता है, और वायु की ऐसी स्थिति को वाष्प संतृप्त कहते हैं। अर्थात जब वाष्प की धारण क्षमता और वायु में उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो तो उसे कहा जाता है वाष्प संतृप्त। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वाष्प संतृप्त किसे कहते हैं? तो वाष्प संतृप्त किसके कहते हैं? किसी विशिष्ट तापमान पर, एक विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसका वाष्प धारण क्षमता एवं उसमें उपस्थित
वाष्प का अनुपात दोनों जो है वह समान हो जाता है और इसी को, ऐसी परिस्थिति को वाष्प संतृप्त कहा जाता है। तो यह जो है वाष्प संतृप्त की परिभाषा है जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने आपको गीले कपड़े के बारे में बताया कि गीला कपड़ा जो है अगर हम बारिश में या ठंडी में डालते हैं तो वह जो है देरी से सूखता है, किंतु अगर हम यही गर्मी में डालते हैं तो ये क्या होता है, जल्द से जल्द सूख जाता है। तो यहाँ पर एक स्पंज का उदाहरण लिया गया था। तो हम मान लेते हैं कि स्पंज का टुकड़ा वायु समान है। जैसे स्पंज में का टुकड़ा लिया गया और उसमें वायु की, ऐसा हमें मान लेना है कि उसमें वायु का समान है। स्पंज का टुकड़ा कितने चम्मच पानी सोख लेता है, लेकिन स्पंज पूरा गीला होने पर बूंद बूंद पानी नीचे गिरने लगता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए खुद से भी ये कर सकते हो कि एक स्पंज लीजिए, उसमें पानी के कुछ बूंदे डालते जाइए, तो आप देखोगे कि जब तक एक दो बूंदे जा रही हैं तब तक स्पंज जो है उसे सोखता जा रहा है, किंतु जैसे उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ से पानी जो है वो बूंद बूंद करके टपकने लगता है। कितने चम्मच पानी डालने पर स्पंज से पानी नीचे गिरने लगता है, यह तुम्हारे नोट से पता चल जाएगा। और इसका अर्थ है कि जब स्पंज की पानी धारण करने की क्षमता पूर्ण हो जाती तो वह संतृप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है पानी की स्पंज की धारण क्षमता और पानी की वाष्प धारण क्षमता यह समान हो जाती है और वह संतृप्त हो जाता है। तो यह जो है आप खुद से एक अनुभव ले सकते हो। और इसी तरह वायु में स्थित, और जैसे स्पंज का उदाहरण लिया तो उसी तरह से वायु में स्थित वाष्प वायु की वाष्प धारण क्षमता से अधिक हो जाती है तो वर्षा अथवा हिम के रूप में धरातल पर आता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि वर्षा अथवा हिम के रूप में वायु में स्थित वाष्प क्यों आता है। तो जब वायु में जो हवा है, जब हवा में स्थित वाष्प की मात्रा धारण क्षमता से अधिक हो जाती है तो यहाँ पर वर्षा अथवा वह हिम के रूप में पुनः धरातल पर, पृथ्वी पर आती है। जैसे मैंने कहा कि जब हम स्पंज का उदाहरण लेते हैं तो स्पंज अगर आप देखते हो तो स्पंज में जब तक आप 1 2 3 4 चम्मच डालते जाते हो तब तक वो सोखता है, जब तक उसकी धारण क्षमता बनी रहती है तब तक वो उसे सोखता जाता है। किंतु जब उसकी धारण क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो क्या करता है, बूंद बूंद करके पानी टपकने लगता है। वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वायु की वाष्प धारण क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमें उत्तर स्वरूप मिलता है कि वायु की वाष्प धारण क्षमता यह वायु के तापमान पर निर्भर करता है कि उसका तापमान क्या है, उसी पर यह निर्भर करता है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी वाष्प धारण क्षमता और भी अधिक होगी। जैसे कि हमने पहले सीखा कि वातावरण में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं और वैसे वैसे वायु जो है, हवा जो है वह ठंडी होती जाती है और इस नियम के अनुसार वायु जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही उसकी वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि जब हवा जो है वायु गर्म होती है तो उसकी वाष्प धारण क्षमता अधिक होती है, किंतु जब हवा ठंडी होती है तो उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कुछ चीजें, जैसे सामान्यतः आर्द्रता का जब मापन करना होता है तो आर्द्रता का मापन ग्राम प्रति घन मीटर इकाई में किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आर्द्रता का मापन
किस इकाई में किया जाता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि सामान्यतः आर्द्रता का मापन हम प्रति घन मीटर इकाई में करते हैं और प्रति घन मीटर इकाई में इसका मापन किया जाता है। आर्द्रता का प्रमाण 0 ग्राम मीटर घन होने पर यह वायु शुष्क कहलाती है। अब जब 0 तापमान होता है तो वह शुष्क होता है, और जब 30 डिग्री से सेल्सियस से तापमान पर वायु में वाष्प 30.37 ग्राम मीटर घन होने पर वायु संतृप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर वाष्प की मात्रा और वायु में स्थित वाष्प की मात्रा बराबर हो जाती है। 1 घन मीटर वायु में 15 डिग्री सेल्सियस से तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। जो हम 1 घन मीटर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रति घन मीटर इकाई से मापा जाता है, तो 1 घन मीटर वायु में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। यदि उतनी ही वाष्प पर उस वायु में हो तो वायु संतृप्त बनी रहती है और वायु की आर्द्रता भिन्न पद्धतियों में व्यक्त की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आर्द्रता निकाला जा सकता है। तो आर्द्रता का सूत्र है सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100%। तो इस तरह से यहाँ पर वाष्प सापेक्ष आर्द्रता निकाली जाती है। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। अब निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता यह क्या होता है, उसे कैसे निकालेंगे वह हम देखेंगे। निरपेक्ष आर्द्रता 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, और इससे वायु को निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि निरपेक्ष आर्द्रता की गणना किस प्रकार की जाती है। तो 1 घन मीटर वायु में हवा में कितने ग्राम वाष्प है, इससे वायु के निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। जैसे सागरी भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की वायु की निरपेक्ष आर्द्रता से अधिक होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो ध्रुव के पास कम होती है। इसी तरह से धरातल पर भूमि एवं जल का वितरण एवं ऋतु के अनुसार भी निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। अब इसी कड़ी में है सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या है? किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसी तापमान में वायु की वाष्प धारण क्षमता का अनुपात, यह अनुपात जो है वह कितना वाष्प धारण कर रही है उसे ही सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, और सापेक्ष आर्द्रता का जो सूत्र है वह यह है सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत बराबर निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है बटे उसकी वाष्प धारण क्षमता कितनी है गुणे 100। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा हम जो है निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता की गणना कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि तापमान में पड़ने वाले अंतर के अनुसार वाष्प के प्रमाण में भी अंतर हो जाता है। जैसे जैसे तापमान वाष्प का तापमान में पड़ने वाले अंतर जो होते हैं, तापमान में जो अंतर दिखाई देता है उसी के अनुसार
वाष्प के प्रमाण में भी हमें अंतर दिखाई देता है और साथ ही साथ सापेक्ष आर्द्रता भी बदलती है। जैसे कि सामान्यतः उदाहरण के तौर पर सुबह एवं रात्रि में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। आप देखते हो कि सुबह और रात में थोड़ा ठंड लगता है और तटीय क्षेत्रों में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। जहाँ पर समुद्र होते हैं, तट होता है, वहाँ पर भी सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, वहाँ पर भी नमी पाई जाती है और इसीलिए वहाँ की वायु जो है वह नम होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में सापेक्ष आर्द्रता कम होती है, इसलिए वहाँ की वायु जो है वह शुष्क होती है, सूखी होती है, गर्म होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में की वायु शुष्क होती है या मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु शुष्क क्यों होती है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में सापेक्ष आर्द्रता कम होती है और इसलिए वहाँ पर जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में वहाँ की वायु शुष्क होती है। तो यहाँ पर कुछ निरीक्षण दिए गए हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आपको दिया गया है, इसे आप करके खुद भी देख सकते हो कि प्रेशर कुकर, एक आपको प्रेशर कुकर लेना है, प्रेशर कुकर की सीटी निकाल कर रखना है। उसके बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी भरो और अब क्या करना है कि प्रेशर कुकर को गर्म करो। फिर जो उसका ढक्कन है, ऊपर का जो ढक्कन लगाते हैं, वह ढक्कन ले लो और पानी उबलने पर प्रेशर के ऊपर हिस्से में जहाँ से भाप बाहर निकल रहा है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको ढक्कन रख देना है, जैसे इस बच्ची ने पकड़ा है। इसके बाद में आपको देखना है कि क्या हुआ। तो जैसे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसने एक प्रेशर कुकर लिया है और ये सीटी निकाल कर उसका भाग रख दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो सीटी जो वाष्प निकल रही है, अब वो वाष्प यहाँ पर एकत्रित हो रही है और वो किस में परिवर्तित हो जा रही है, बूंदों में परिवर्तित हो जा रही है। तो यह आप जो है स्वयं से करके देख सकते हो। अगर आप इसका निरीक्षण करते हो तो आप पाओगे कि पानी गर्म होने पर पानी की भाप बनती है। जब पानी को हम उबालते हैं तो पानी गर्म होता है और गर्म होने पर वह क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, जो हमें दिखाई देती है। और यही भाप वाष्प जब ठंडे ढक्कन पर पड़ती है तो गर्म वाष्प का रूपांतरण पानी में होता है और इसीलिए पानी की बूंदें जमा होती हैं। तो यहाँ पर पानी की बूंदें जो है ढक्कन पर क्यों जमा हुई, इसका प्रमुख कारण क्या था कि यहाँ पर जो है वाष्प ठंडा होता है, ठंडा होकर वह जो है पानी में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमने देखा कि यहाँ पर ढक्कन पे पानी की जो वाष्प थी वह पानी के बूंदों में परिवर्तित हो गई। इसी तरह से आप एक दूसरा उदाहरण ले सकते हो। जैसे अब यहाँ पर आपको एक कांच का ग्लास लेना है और उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देने हैं और उसके बाद आपको देखना है कि क्या होता है। जैसे एक समतल कांच का ग्लास लो। अब समतल कांच के ग्लास में, इस ग्लास में आपको क्या करना है, बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दो और इस गिलास को 2-3 मिनट के लिए कमरे में रख दो। अब इससे तुम्हें क्या दिखाई देगा कि अगर आप थोड़ी देर में ही देखोगे तो पानी की बूंदें गिलास के बाहरी भाग में जमा होने लगती हैं। और यह आप करके देख सकते हो घर पर कि वायु की वाष्प, अब इसका प्रमुख कारण क्या है कि वायु की वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने से उसका संघनन हो जाता है। संघनन होना मतलब एक जगह पर वह एकत्रित हो जाता है एवं गिलास के बाहरी भाग में पानी की बूंदें जमा होने लगती हैं। तो इस तरह से मतलब एक ही जगह पर जब भाप जमा हो रहा है तो उसके कारण वह पानी में
परिवर्तित हो जा रहा है। तो उसी तरह से पहले कार्य में कुकर के पानी की वाष्प ठंडी होकर संघनन की प्रक्रिया से जल की बूंदों में परिवर्तित हो गई, और वहीं पर दूसरे में देखोगे तो दूसरे कार्य में हवा के वाष्प में संघनन की प्रक्रिया हुई। तो यह प्रक्रिया जो है संघनन कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे कि संघनन और द्रवणन किसे कहते हैं। तो हमारे वातावरण में गैसीय अवस्था की वाष्प का द्रव रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि द्रवण किसे कहते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें क्या मिलता है कि वातावरण में जो भी पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था की वाष्प का द्रव रूप में रूपांतरण होना, परिवर्तन होना, यह जो है द्रवण की प्रक्रिया कहलाती है। और साथ ही वातावरण में वाष्प के घन रूप में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर संघनन किसे कहते हैं? वातावरण में वाष्प के घन रूप के परिवर्तन को संघनन कहते हैं। अब हमारे वायु का तापमान कम होने पर भी वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है, और वायु की सापेक्ष आर्द्रता लगभग 100% होने पर वाष्प का द्रवण होने लगता है। अर्थात वाष्प जो है, जो गैसीय अवस्था में है, उसका वाष्प का द्रव में रूपांतरण होने लगता है, और इस समय वायु को ओस बिंदु तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है, अर्थात वह ओस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से द्रवण हेतु तापमान कम होना और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना आवश्यक होता है। खुले वातावरण में सूक्ष्म कणों के चारों ओर धूल के कण, लवण इत्यादि होते हैं, जिसके कारण जैसे ओस, तुषार, कोहरा, ये जमीन से सटकर, तो वहीं मेघ भूमि से दूर आकाश में पाए जाने वाले द्रवण के रूप हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि द्रवण के रूप कौन कौन से हैं। तो द्रवण यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस का द्रव में रूपांतरण हो रहा है। जैसे ओस की बूंदे देखते हो, तुषार देखते हो, या कोहरा पड़ते हुए आप देखते हो। और उसी प्रकार से ऊपर जो है मेघ में, वही मेघ भूमि से दूर आकाश में पाए जाने वाले द्रवण के रूप में यह सब चीजें हमें दिखाई देती हैं।